सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं मेरे प्यारे छोटे भाइयों? हेलो एवरीवन। सब अच्छे हैं, खुश हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। सभी का हृदय अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है मेरे बच्चों। कैसे हो? सब अच्छे हैं ना? तो आज हम टेंस की इस कहानी को पूरा करेंगे। और मेरे बच्चों, चलिए, वेस्ट बंगाल से बहुत सारा प्यार है आपको। शुक्रिया मेरे बच्चे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अलीगढ़ से भी प्यार आया है आप सभी के लिए बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बड़े अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है। और ये लगन, ये मेहनत, ये प्यार, ये मेहनत करने का अंदाज, भगवान आपको बहुत ज्यादा सफल बनाए, उम्मीद करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग कंडीशनल्स पर काम कर रहे थे। और कंडीशनल्स को पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने बात की कंडीशंस के कुछ ऐसे एरियाज के बारे में भी। ठीक है। ठीक है। कुछ ऐसी भी बातों को हम लोगों ने समझा, ठीक है, जो बहुत ही प्यारी प्यारी हैं। और प्यारी प्यारी बातें खूबसूरत रही हैं हमारे बीच। एक मिनट में देख लेता हूं अगर कुछ हमारे बीच यहां से मिल जाए तो। अ, चलिए दोस्तों, कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? भीड़ से भी प्रणाम आया है। और मेरे बच्चों, हमारे प्यारे गुरुजी हमारी क्लास में आए थे। इसके लिए मुझे आपकी क्लास से थोड़ी देर दूर होना पड़ा। पर मैं आपकी क्लास से थोड़ी देर के लिए अगर दूर हो जाऊं ना, तो ये मत सोचा करो कि मैं आपके दिल से दूर हो जाऊंगा। ठीक है। लखनऊ से भी प्यार भेजा है भाई किसी ने। तो अब प्यारी प्यारी बात को हम समझना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आप सभी के साथ मिलकर अदर कंडीशनल्स पर काम करना शुरू किया था लाडले बच्चों। अदर कंडीशंस में हमने आपके साथ मिलकर पिछली क्लास में एक खूबसूरत सी बात को समझने का काम किया। क्या? कि गुरुदेव, इफ के अलावा भी कुछ ऐसे शब्द हैं, इफ के अलावा भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके जरिए हम कंडीशन बताने का काम कर सकते हैं। और इस इफ के साथ साथ हम लोगों ने एक खूबसूरत से शब्द की बात की जिसे हम कहते हैं इन केस। राइट है ना? जिसे हम क्या कहते हैं? इन केस। फाइन। तो ऐसे ही और भी आज हम लोग आप सभी के साथ मिलकर शब्दों पर काम करेंगे। चलिए भाई, प्यार भरी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और आज एक काम कर लेते हैं आप सभी के साथ मिलकर। एक खूबसूरत सी बातचीत के बारे में हम समझने का काम करते हैं। सपोज कुछ और भी शब्दों से हम कंडीशंस बनाने का काम करेंगे। मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं, जरा इन वाक्यों पर थोड़ी सी मेहनत करके दिखाएंगे।
मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने 3 सवाल आप सभी के सामने लिखे हैं, ठीक है, और इन तीनों सवालों को एक बार पहले ध्यान से पढ़कर देखें। बस बेटा, बस अब पढ़ाई पे ध्यान दो, सभी के सभी अलग अलग जगह से प्यार मत भेजो, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए बेटा, अब देखो, इन सभी सवालों में अधिकतर बच्चों ने ये रटा हुआ होता है कि बेटा सपोज के साथ हम इफ नहीं लिखते, है ना। अधिकतर बच्चों ने ये चीज रटी हुई होती है कि जी सपोज के साथ हम इफ यूज नहीं करते। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे इस प्यारी सी बात पर, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि गुरुजी, अगर सपोज के साथ हम इफ यूज नहीं करते तो क्या इफ हटाएं या सपोज हटाएं। दिमाग में ये तो आएगा ही आएगा ना कि गुरुजी, अगर सपोज और इफ दोनों एक साथ लिखे हुए हमारे सामने सुपरफ्लोस बन जाते हैं, तो हमें ये भी तो समझना होगा कि सपोज या इफ में हटाएं तो हटाएं किसको, बोलो हाँ। ठीक है, तो मेरे छोटे भाइयों, इस बात को लेकर एक प्यारी सी खूबसूरत बात मैं आपको बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। खूबसूरत किस बात की है कि इफ के साथ हम कंडीशन बताने का काम करते हैं और इसके ठीक बाद हम रिजल्ट बताने का काम करते हैं, है ना। और कोई भी जो कंडीशन है उसके फुलफिल होने की बातचीत हमारे सामने रिजल्ट में बताई जाती है, बोलो हाँ। ठीक है बेटा, करेक्ट हो गया। जब हम सपोज की बात करते हैं, जब हम सपोज की बात करते हैं, तो सपोज हम लोगों को एक खूबसूरत बात ये बताता है कि जब हम कोई कंडीशन आपके सामने रख रहे होते हैं, तब आपके सामने एक सवाल पूछकर, रिजल्ट में आपके सामने एक सवाल पूछकर आपके विचार जाने जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। जैसे मैंने 2 वाक्य आपके सामने कहे। पहला वाक्य, अगर आज बारिश हुई मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। बारिश का होना कंडीशन है, उसका परिणाम क्या निकला, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने जैसे ये कहा, अगर आज बारिश हुई आप क्या करोगे, तो यहां मैंने क्या किया, मैंने यहां पर आपके विचार जानने की कोशिश की। अरे बोलो हाँ, ठीक है ना। यानी कि सपोज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम सपोज में क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम सामने वाले के आइडिया, विचार को जाने, टू नो द नोशन या आइडिया ऑफ द लिसनर। जिसके सामने हम कोई वाक्य बोल रहे हैं उसका हम विचार जानने की कोशिश करते हैं। और जब विचार जानने की बात हम करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो रिजल्ट है वो अपने आप में इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ मिलकर बनाया जाता है। पहले वाक्य में अगर वह देरी से आता है टीचर उसे डांटेगा, तो आप कहोगे सर सपोज की हमें जरूरत नहीं, कंडीशन है और उसका रिजल्ट बताया गया है, इसलिए पहले वाक्य में मेरे लाडले बच्चे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सिर्फ इफ को यूज करना पड़ेगा। दूसरे लिखे हुए वाक्य को ध्यान से समझें। सपोज इफ वी हैड नो मनी, अगर हमारे पास कोई पैसा नहीं हुआ, व्हाट वुड वी डू, हम क्या करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ तो विचार जानने की बात हो गई है। जब बात विचार जानने की हो गई है, वैसे भी बेवकूफ तरीके से भी देखे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो मानकर चलते हैं। जैसे आप लोग गणित पढ़ते हैं ना, आप जब गणित पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो गणित मैथमेटिक्स में भी आप क्या कर रहे होते हैं, आप चीजों को मानकर चलते हैं। माना एक्स की वैल्यू है कि नहीं, माना उसकी उम्र एक्स है ना, ठीक है। माना मेरे पहले प्यार का नाम नोरा फतेही, सॉरी थू थू थू। अगले सवाल पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेक्ट करेंगे, जरा बताओगे फटाफट से बेटा। शाबाश।
बहुत ही बढ़िया। आओ बेटा, तो इस सवाल में अगर हमें करना है तो क्या करना है, आप कहोगे सर यहाँ तो विचार जानने के लिए इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, तो इफ को हटाकर, सपोजिंग को हटाकर सिर्फ हमें सपोज लिखना पड़ेगा। वेरी इजी, बोलो हाँ। चलो बेटा, अब कुछ और भी सेंटेंसेस अब मैं आपके साथ मिलकर मतलब मिसलेनियस मतलब उन अदर कंडीशनल्स पर काम करूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। फाइन, आ जाओ बेटा। सवालों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फाइन, बिना जल्दबाजी पढ़े गलत मत करना बेटा, ठीक है। चलिए, मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, एक बार दिमाग लगाए बेटा इन पे। चारों सेंटेंसेस अगर आपने पढ़ लिए हैं तो जरा प्यार से यस सर कह दीजिएगा, फिर मैं कहानी को आगे लेके चलूंगा। चलिए मेरे बच्चों, जब आपने इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस की ध्यान से बात को समझा, तो मेरे बच्चे इन सेंटेंसेस के अंदर पहले सवाल में हमें क्या देखने को मिला, इफ यू नीड माई कार यू विल टेक इट। आप कहोगे सर यहाँ इफ के साथ हम एक कंडीशन बता रहे हैं, अगर आपको गाड़ी की जरूरत है आप गाड़ी ले जा सकते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पर हम दे रहे हैं सामने वाले इंसान को क्या चीज, इजाजत, तो परमिशन के लिए हम विल नहीं, हम चाहे यहाँ पर कैन यूज कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर मे का यूज कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं, चाहे यहां पर कैन का यूज कर सकते हैं, चाहे यहां पर मे का यूज कर सकते हैं, राइट। यानी कि इस बात से हमें ये चीज याद है मेरे छोटे बच्चों, क्या चीज भाई, कि जब भी हम कोई इफ से कंडीशन बताने का काम करते हैं तो जो ये रिजल्ट हमारे सामने आता है, ये रिजल्ट इनफैक्ट डिपेंड करता है हमारे मूड पर, और मूड को बताने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है उन्हें हम मॉडल एक्सिलरी कहते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, बोलो हाँ, ठीक है। अब मेरे बच्चे, अगर हम सेकेंड सेंटेंस की बात करते हैं, इफ यू गो टू मार्केट ब्रिंग सम स्नैक्स फॉर मी, आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ब्रिंग सम स्नैक्स, ये जो हमारे सामने लिखा है, ये जो लिखा है हमारे सामने रिजल्ट,
इसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये जो इसके बाद लिखा हुआ है ये सारा का सारा अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। कुल मिलाकर अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो क्या समझ में आएगा, आप कहोगे सर ये लिखा हुआ जो सेंटेंस है अपने आप में इंपेरेटिव सेंटेंस है जी। ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है अपने आप में ये है तो है क्या, आप कहोगे साहब ये अपने आप में एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो मेरे लाडले बच्चे, जब इंपेरेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हम मॉडल एक्सिलरी कहाँ यूज करें, क्योंकि मॉडल एक्सिलरी तब आ सकती है जब सेंटेंस के पास सब्जेक्ट हो। अरे बोलो हाँ, है ना। अब एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, जब हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस में रिजल्ट बताया जाता है तब हम किसी को सजेशन देते हैं। क्या देते हैं, सजेशन देते हैं। अब ऐसे सजेशन में हमें करना क्या होता है, मैं फिर से इस बात को एक बार आपके सामने कह दूंगा, बड़े ध्यान से समझना। ऐसे सिचुएशन में जहां रिजल्ट की जगह हम लोगों को इंपेरेटिव सेंटेंस देखने को मिलता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से हमें सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाए, या फिर डू नॉट से हमें सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाए, या नेवर से हमें सेंटेंस लिखा मिल जाए, या फिर प्लीज के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म से लिखा हुआ सेंटेंस मिल जाए। तो मेरे बच्चे, ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में मॉडल एक्सिलरी हम रिजल्ट में नहीं लिखते हैं, और क्योंकि ये एक नॉर्मल सा सुझाव होता है। जैसे सेंटेंस की अगर मैं हिंदी आपको कहूं कि अगर आप मार्केट जाते हैं मेरे लिए कुछ स्नैक्स ले आना, मतलब पकोड़े समोसे कुछ मेरे लिए ले आना। तो भैया ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस अपने आप में किसी के लिए क्या काम करते हैं, जो इंपेरेटिव्स के साथ बनते हैं, आप कहोगे साहब ये सजेशन का काम करते हैं। तो मेरे बेटे, अगर सजेशन की हम बात कर रहे हैं तो रिजल्ट में शुड का यूज ना करके हम इस शुड का यूज कहां करते हैं, कंडीशन में यूज करते हैं। समझ रहे हैं भाई। तो इसका मतलब हम लोगों को कंडीशन के लिए ही शुड का यूज करना पड़ेगा। अब आओ सीधे लॉजिक पर, अगर रिजल्ट में हमें इंपेरेटिव सेंटेंस देखने को मिलता है तो मेरे बच्चों हम कंडीशन बताने के लिए हम यूज करते हैं शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है बेटा, हाँ के ना। चलिए एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ठीक करके बताएं। चलो 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 फटाफट से दिखाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से ठीक करके बताएं। चलिए बेटा, अब भाई इस सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इफ राखी मिसबिहेव्स अगेन, अगर राखी मिसबिहेव करती है तो आपके लिए एक छोटा सा सजेशन है, उसको डांटना मत। बेटा हमारे सामने लिखा हुआ रिजल्ट इंपेरेटिव सेंटेंस में है तो हमें क्या करना होगा, हमें कंडीशन के अंदर सजेशन को बताने के लिए यूज करना पड़ेगा क्या चीज, मॉडल एक्सिलरी शुड, और इस मिसबिहेव को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, है ना। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की बात अगर हम करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने कहता है इफ द गेट कीपर स्टॉप्स यू, अगर गेट कीपर आपको रोकता है, प्लीज मेक अ कॉल, आप तुरंत फोन मिलाना। बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस में रिजल्ट देखने को मिल रहा है तो जो भी हमारे सामने कंडीशन है आप इस सजेशन को किसके साथ लिखेंगे, शुड के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। ठीक है बेटा। अच्छा बच्चों, एक बात मेरे दिल में आ रही है, वो बात क्या है, बात दिल में ये आ रही है कि सर हम लोगों ने ना आपके साथ मिलकर पिछली क्लास में इन्वर्जन की एक प्यारी सी खूबसूरत बात को पढ़ा था, कुछ याद है भाई। मैं अगर आपसे पूछूं बेटा इन्वर्जन क्या होता है, बताओगे? तो आप कहोगे गुरुजी इन्वर्जन की एक खूबसूरत बात हमें याद है, क्या आप इस लिखे स्ट्रक्चर का इन्वर्जन करके दिखा सकते हो मुझे?
बताओगे जरा। एक सज्जन कह रहे हैं कि इस सेंटेंस को देख के लग रहा है वो जो कॉन्सेप्ट था जच रहा है, सेंटेंस इज फील्ड। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ऐसा है कि जब आप देखो, एक बात को ध्यान से समझना। मैंने आपको क्लास की शुरुआत में क्या कहा? मैंने आपकी क्लास की शुरुआत में एक बात कही, अब की बार आखिरी बार, यही कहा ना। इसका मतलब अब आप जो सीख रहे हो ना, अब आप इस कहानी का संपूर्ण ज्ञान सीख रहे हो। मतलब आप इसको इस तरीके से मत सीखना कि मेरे तो सर ये पेपर है, मैं इस पेपर के लिए नहीं। इंग्लिश को ऐसे सीखना है जिसमें आप सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा तो आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा। आपका मन ऐसा होना चाहिए कि गुरुजी आपको जो मन करे आप वो डिटेल में पढ़ाओ, हम आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हाँ है ना। और एक बार ये गाना भी दिल में गा देना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। इन्वर्जन का नियम बता दिया मेरे लाडले बच्चों ने कि सर सब्जेक्ट से पहले ये जो इफ लिखा है, हम इस शुड को, इस इफ को हटाकर लिखेंगे। और सेंटेंस की शुरुआत में हमने लिख दिया भाई साहब क्या चीज, सेंटेंस की शुरुआत में हमने लिख दिया शुड, उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ये इंपेरेटिव के परिवार की पूरी कहानी। बोलो हाँ, ठीक है बेटा, हाँ है ना, ठीक है जी, फाइन। अब इसी के हिसाब से अगर यहां पर इस लिखे हुए सेंटेंस नंबर 4 को मैं इन्वर्जन करके लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, शुड द गेट कीपर, गेट कीपर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया जी के, और उसके बाद लिख दिया स्टॉप यू, कॉमा, आगे का सेंटेंस बिल्कुल एज इट इज रह गया। ठीक है, अब इसकी हिंदी समझ लो बेशक। अगर गेट कीपर आपको रोके, आपके लिए सलाह है आप तुरंत मुझे फोन मिलाना। अगर जो है राखी मिसबिहेव करती है उसे बिल्कुल मत डांटना। ठीक है बेटा, करेक्ट हो गया, फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं। आओ बच्चों, अदर कंडीशंस, कुछ और कंडीशंस की भी हम बात करते हैं। एक कंडीशन होती है बेटा जो हम बताने का काम करते हैं खूबसूरत से शब्द से, और इस प्रोवाइडेड के साथ दैट लिखा भी हो सकता है, नहीं भी, इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रोवाइडेड से जो भी हम कंडीशन बताने का काम करते हैं तो वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन कहलाती है स्पेसिफिक कंडीशन। क्या कहलाती है मेरे भाई, वो कंडीशन कहलाती है स्पेसिफिक कंडीशन, यानी कि एक विशिष्ट कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जो कंडीशन अपने आप में स्पेसिफिक होती है। ठीक है जी, आनंद लिख रहा है कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा क्वेश्चन। बेटा मुझे माफ कर दो आनंद, आपके पैर पकड़ के मैं माफी चाहता हूं बेटा, ठीक है, माफ कर दो बेटा। हाँ जी, कुछ लोग इतने बुद्धिमान हैं कि जितना बताया जाता है वो उतने से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ठीक है, छोड़ दो बेटा, चलो बेटा कहानी आगे लेके चलते हैं। हमारे सामने आज हम आगे की कंडीशन को समझते हैं। कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पर ही पूरी होती है। ठीक है जी, हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ध्यान से समझना। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो किसी स्पेसिफिक रूप से ही पूरी हो सकती हैं। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं बेटा वोट डालनी चाहिए, आपकी स्पेसिफिक कंडीशन क्या होगी, अरे बाबूजी मेरा नाम वोटर लिस्ट में होगा तभी तो वोट डालूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आप यही कहेंगे हाँ सर बात तो स्पेसिफिक कंडीशन है ना। स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि जब तक वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं होगा तब तक मैं वोट डाल ही नहीं सकता, तो ये स्पेसिफिक कंडीशन है। ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस को हम किसके साथ बताते हैं, इस प्यारे से शब्द के साथ। तो दो एग्जांपल्स इस बात को समझाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपके सामने लिखा ही कैन वोट, आप इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोवाइडेड दैट ही
हैज हिज नेम इन इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है चुनाव सूची। ठीक है बेटा, हाँ है ना। जैसे मैंने कहा एक और एग्जांपल, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट प्रोवाइडेड दैट, जैसे आप सीजीएल की फॉर्म जानते हैं, सीजीएल का फॉर्म कब भरते हैं? हैं जी, सीजीएल का फॉर्म आप भरते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। कंबाइंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्रेजुएशन के बेसिस पर बहुत सारे पोस्ट्स के लिए आप कंबाइंड अप्लाई कर सकते हैं। आप जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए, आप इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए, आप डबल एओ के लिए, आप एमईए के लिए, आप एएसओ के लिए, जेएसओ के लिए, मतलब कंबाइंड लेवल पे कई सारी पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यू आर अ ग्रेजुएट। ठीक है जी, ये दोनों सेंटेंसेस अपने आप में ठीक है, इनमें कोई गलती नहीं है। इस प्रोवाइडेड दैट को अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ निकल कर आता है ओनली इफ, यानी कि केवल ये कंडीशन पूरी हो तब आप वो काम कर सकते हैं। ये दोनों सेंटेंसेस अपने आप में सही हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वह वोट डाल सकता है, स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि अगर उसका चुनाव सूचिका में नाम है। वह पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? अगर वह ग्रेजुएट है तो। समझ गए बेटा? हाँ है ना, क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फाइन। चलिए थोड़ी बात को आगे लेके चलते हैं। अब ये जो कंडीशन बताने वाले शब्द हैं, कंडीशन बताने वाले इन शब्दों से थोड़ा सा अगर हम परे निकल जाते हैं तो कंडीशन कभी कभी हमें एक बात समझाती है। देखो, कंडीशन बताने वाले जो सेंटेंसेस हैं इनको हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे जी क्लॉज क्या होता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी जो क्लॉज होता है वो बेसिकली एक सेंटेंस होता है, और ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जो अपने मीनिंग के लिए, किसके लिए भाई? जो अपने मीनिंग के लिए डिपेंडेंट भी हो सकता है, यानी कि आश्रित हो सकता है, और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, यानी कि मुक्त भी हो सकता है। जो डिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। बात को समझने का प्रयास करते हैं इस प्यारे से एग्जाम्पल से। भाई यहां अगर मैं ध्यान से समझता हूं तो यहां से लेकर यहां तक जो हमारे सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, यू कैन अप्लाई, आगे बेटा इसमें एक छोटा सा शब्द लिखना मैं भूल गया, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, आप अगर इस वाक्य को यहां से यहां तक पढ़ते, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो ये अपने मीनिंग को लेकर मुक्त है। अगर आप इस सारी की सारी बात को यहां से मिटा दे, अगर आप इस सारी की सारी बातचीत को मिटा दे, तो इसको मिटाने से आप कहोगे सर ये तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका अर्थ पूरा स्पष्ट है। तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा भाई? अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस कह लो या इंडिपेंडेंट क्लॉज कह लो। ठीक है बाबू, फाइन। लेकिन अगर इसकी आप बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोवाइडेड दैट यू आर अ ग्रेजुएट, इसका अर्थ केवल तब समझ में आएगा जब आपके सामने इस बात को लिखा जाएगा। अगर ये बात लिखी हुई नजर नहीं आए तो इसका अर्थ अनर्थ बन जाएगा। समझ गए बेटा? क्लियर है? हाँ या ना? तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारे सामने कौन सा हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, अब व्याकरण में थोड़ा आगे अगर हम निकल जाते हैं तो इसी इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जानते हैं, जो मुक्त वाक्य है। ठीक है, और इस डिपेंडेंट को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कह देते हैं। कभी कभी कुछ डिफेंस एग्जाम्स में प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से इनसे सवाल बन जाता है, वो इतना ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। तो कभी कभी कंडीशनल क्लॉज जो होते हैं मेरे लाडले भाई, वो कंडीशनल क्लॉज अपने आप में समय को बताने वाले सेंटेंसेस में भी बदल जाते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक वाक्य कहा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैंने कहा अगर आज बारिश हुई मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अगर आज बारिश हुई, ये अपने आप में डिपेंडेंट सेंटेंस है। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट वाक्य है। ठीक है, अगर आज बारिश हुई मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तो ये जो मैंने आपके सामने कंडीशन बोली, अगर आज बारिश हुई, तो ये कंडीशन भी तो कहीं ना कहीं समय पर ही पूरी होगी। एक बार इस बात को फिर से समझें। मैंने आपके सामने कहा अगर उसने मुझे अपनी शादी में बुलाया
मैं उसकी शादी में जरूर जाऊंगा। अब उसका मुझे बुलाना, उस इंसान का मुझे बुलाना, वो भी तो कहीं ना कहीं समय पर ही पूरा होगा। कोई ना कोई तो समय चाहिएगा ही जिसके आधार पर मैं उससे मिलने जाऊंगा, उसकी शादी में जाऊंगा। तो कंडीशन कहीं ना कहीं समय से भी संबंधित होती है। इसीलिए मेरे बच्चों, कंडीशनल क्लॉज को टाइम क्लॉज की तरीके से भी कभी कभी हमारा एग्जाम पूछ लेता है। ठीक है भाई, कभी कभी कंडीशनल क्लॉज को भी टाइम क्लॉज की तरह से हमारा प्यारा सा पेपर पूछ लेता है। अब कुछ बातें हम आपके साथ मिलकर टाइम के साथ जोड़ते हुए चलेंगे। आज थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले दो प्यारे प्यारे लड़ाकू शब्द, एज सुन एज, ठीक है, और एज लॉन्ग एज, इन दो की लड़ाई करवाते हैं। आप जरा जचा के दिखाना अपने आंसर, ठीक है ना। आपको सिर्फ आंसर फिट करने हैं, नियम वही काम करेंगे कंडीशन वाले। चलिए भाई, अपनी तरफ से तुक्के लगाए मैंने, ठीक है। जब आप तुक्के लगा लेंगे तो आपकी क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा।
चलो बेटा देखो, अब आपने अपनी तरफ से तुक्के लगा लिए हैं, अब इनके फर्क मैं आपको समझाता हूं, दिमाग लगाएंगे बेटा। एज सुन एज और एज लॉन्ग एज, ये दोनों के दोनों अपने आप में बहुत प्यारे हैं शब्द। कैसे? जब एज सुन एज की हम बात कर रहे होते हैं तो ये हमें बताने की कोशिश करता है किसी भी इमीडिएट एक्शन की, किसकी जानकारी देता है? कोई भी इमीडिएट एक्शन, यानी कि जो एक्शन तुरंत होता है। अगर हम इसकी हिंदी निकालें तो इसकी हिंदी निकलता है क्या भाई? जैसे ही। और एज लॉन्ग एज की अगर हम बात कर रहे हैं तो एज लॉन्ग एज हमें बताने की कोशिश करता है क्या चीज? ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। क्या बताने का काम करता है? ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक ऐसे एक्शन की ड्यूरेशन की। और जब इसकी हम हिंदी निकालते हैं तो इसकी हिंदी निकलती है जब तक। ठीक है ना? याद आ रहा है? मैं तुमसे प्यार करूंगा जब तक है जान। आप इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विल लव यू एज लॉन्ग एज आई हैव माई। छोड़ दो। समझ गए भाई? एक मिनट रुक जाओ। हम समझ गए भाई या नहीं समझे? अरे यार अभी भी नहीं समझे तो काहे समझोगे भैया? तुम कछु ना समझो भैया, हमारे दिल की बात ना समझ रहे तो कहा समझो? कछु ना समझो तुम भैया। पहलो सवाल कह रहे हो है ही विल वर्क हियर, वह यहाँ काम करेगा, ही गेट्स हिज सैलरी। भाई सीधी बात है, जब तक सैलरी मिलेगी तब तक काम करेगा। भाई इसी के हिसाब से आपने यहाँ क्या चिपका दिया? एज लॉन्ग एज। क्वेश्चन 2, ही विल क्विट हिज जॉब, नौकरी छोड़ देगा जैसे ही सैलरी मिली। इमीडिएट एक्शन, तुरंत, कहानी खत्म, अपने घर निकल जाएगा, बात खत्म, काम खत्म। राखी विल इंप्रूव हर इंग्लिश, शी प्रैक्टिसेस। अब राखी नाम का कोई इंसान है सर, जब तक वो प्रैक्टिस करेगा तब तक उसकी इंप्रूव होगी इंग्लिश, वरना प्रैक्टिस नहीं करेगा गोबर है, कोई फायदा नहीं है भाई। तो आप यहां क्या कह देंगे भाई साहब? आप कहेंगे एज लॉन्ग एज। चलो बेटा 2 सवाल है, फटाफट से बिंदी लिपस्टिक लगा दो, फटाफट से बिंदी लिपस्टिक लगा दो। 2 सवाल हैं आपके लिए। चल भाई अब थोड़ी सी बात को समझते हैं। आपने कहा सॉ अ पुलिसमैन ही टाइड द सीट बेल्ट, सीट बेल्ट को बांधना तुरंत एक्शन हुआ है, इसलिए हमने क्या कहा? एज सुन एज। अगले सवाल में रमन हैज मनी हिज फ्रेंड्स विल बी विद हिम, पैसा है दोस्त हैं, जब तक पैसा है दोस्त उसके साथ हैं। ठीक है बेटा? है ना? आगे आओ बेटा, अब थोड़ी सी बात और आगे लेके चलते हैं। अब मेरे दिल में एक बात आ रही है जी, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है ना? बड़े ध्यान से इस चीज को पढ़ने की कोशिश करना, मजेदार बातचीत है, ठीक है ना? बेटा इस लिखे हुए सेंटेंस में आपकी तरफ से कोई दिक्कत, परेशानी, घबराहट, चिंता, जी घबराना, जी मिचलाना, उल्टी पड़ना, कोई ऐसी परेशानी है तो बताओ, बाबा गोपाल वर्मा आपको आशीर्वाद देंगे, आपका जीवन का संकट खत्म हो जाएगा। बताएंगे मेरे बच्चे? मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा है, इस वाक्य में कोई गलती है तो मुझे बताएं। हम्म है कोई परेशानी बेटा?
क्योंकि मुझे तो कोई परेशानी लगती नहीं है, बड़ी सरल सी बात है, अपनी जगह ठीक है। इफ से कंडीशन बता दिया, आगे रिजल्ट बता दिया, टेंस वगैरह की बातें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है भाई, हाँ है ना। अब मेरे प्यारे भाई, अगर इस लिखे वाक्य में मैं थोड़ी सी छेड़खानी कर दूं, तो थोड़ी सी छेड़खानी मुझे कुछ अच्छा सिखा कर जाएगी। कैसे मैं कहूं तुमसे, रहना है तेरे दिल में। यहां पर भी पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है, इसका जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है। दोनों तरफ हमें पॉजिटिव सेंटेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, है जी। एक भाई कह रहा बाबा में बहुत कमाई है। अरे भाई, तुम बाबा से ही शादी कर लेना, ठीक है? अब इस बात को ध्यान से समझना, मतलब मैं समझाने के लिए बाबा कह रहा हूं, ये दुष्ट है जो ये कह रही है कि बाबा के पास बहुत पैसा है, तुम्हें पैसे वाले से शादी करनी है? क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है? पैसे की लगा दूं ढेरी, है? क्या बात है, क्या चीज है पैसा। तो मेरे बच्चे, इस लिखे हुए सेंटेंस में मेरे मन में आ रही है कि एक छोटी सी शैतानी कर दी जाए, तो छोटी सी शैतानी इसको खूबसूरत बना देगी। कैसे कि गुरुजी, अगर मैं इसको भी यहां पर नेगेटिव बना दूं तो ये भी अपना में नेगेटिव बन जाए, अर्थ वही रहेगा, हाँ है ना। जैसे मैं अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को ये कह देता हूं, इफ ही डज नॉट प्रिपेयर वेल, कॉमा, ही विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। बेटा यही कहोगे ना, हाँ है ना, यही तो कहोगे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ है ना। अब अगर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम, अगर इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, तो आपके दिल में एक सवाल आएगा दोस्तों कि गुरुजी, अभी तक हमने इफ की कंडीशन को नेगेटिव तो पढ़ा ही नहीं। यही है वो कारण कि अगर हमारे सामने इफ के साथ हम लोगों को नेगेटिव कंडीशन देखने को मिलती है, तो इन दोनों को मर्ज करके ही हम क्या लिखते हैं, अनलेस को लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में हम इकट्ठे मिलाकर किस में लेकर जाते हैं बेटा, नेगेटिव अनलेस में लेकर जाते हैं। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ हमें नजर आता है, इसको ठीक कैसे किया जाए। नेगेटिव सेंटेंस को लिखने के लिए इस नोट और इस इफ को दोनों को हमने मर्ज किया और सेंटेंस क्या लिखने का काम किया, अनलेस ही प्रिपेयर्स वेल, कॉमा, ही विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। तो चाहे ये बात कह लो, चाहे ये बात कह लो, दोनों की दोनों जो बातें हैं अपने आप में एक ही काम करती है। ठीक है, फाइन, हाँ या ना, करेक्ट हो गया बेटा। आओ, अब इसी के परिवार से एक और शब्द है, इसी के ठीक परिवार से एक और शब्द है, और वो क्या है शब्द, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि अगर गुरुदेव लिखे हुए वाक्य में हम टिल के साथ नोट को लिखा हुआ देखें, तो इन दोनों का हम प्यार करा के बना देते हैं किसको, अनटिल को। अरे बोलो हाँ। चलो एक वाक्य आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, शी विल वेट हेयर टिल ईशा डज नॉट कम। तो बेटा इसका सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होगा, बताओ जरा। मैंने आपको एक बात लिख के दी है बेटा, बताओ बेटा बताओ।
शाबाश। आओ दोस्तों, चीजों को खूबसूरत तरीके से समझते हैं। तो आप इस लिखे हुए सेंटेंस में क्या चीज बदल देंगे? आप इस लिखे हुए सेंटेंस में एक प्यारी सी खूबसूरत सी चीज बदल देंगे और आप सिर्फ इतना ही कहेंगे, सर देखो इस सेंटेंस में यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शी विल वेट जो लिखा है एज इट इज कोई दिक्कत नहीं, स्टिल और नोट दोनों को आपस में मिलाकर हम क्या लिख देंगे? अनटिल। बोलो हाँ भाई, इन दोनों को आपस में मिला के अनटिल कर दिया और ईशा प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से डज हटाकर हम लोगों ने क्या लिख दिया? कम्स। वेरी इजी, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बोलो हाँ। लॉजिक अगर हमारा अच्छे से क्लियर हो गया है बेटा, तो इसीलिए आप लोगों को अनलेस या अनटिल से कोई भी लिखा हुआ वाक्य जब लिखा हुआ मिलता है तो आपको बताया क्या जाता है कि हम इनके साथ कभी भी नोट का यूज नहीं करते। ठीक है, हम इनके साथ कभी भी क्या यूज नहीं करते बेटा? हम इनके साथ कभी भी नोट का यूज नहीं करते। क्लियर हो गई बात? अनटिल अनलेस बना कैसे ये भी समझ आ गया, इनमें फर्क क्या है ये भी समझ में आ गया। और ये भी याद रखेंगे कि जब हम इसकी बात करते हैं तो ये हमें समय की जानकारी देता है, और जब हम इसकी जानकारी देते हैं तो ये अपने आप में कंडीशनल क्लॉज बनाने का काम करता है। याद रह जाएगा बेटा? बोल दो जरा प्यार से यार हाँ। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? अनटिल किसकी जानकारी देता है? टाइम की जानकारी देता है। अनलेस किसकी जानकारी देता है? हमें जानकारी देता है किसी भी नेगेटिव कंडीशन की। अगर मैं आपके सामने यहीं पर सवाल लिख दूं तो अनटिल या अनलेस फिट करके दिखा देना फटाफट से। एक सेंटेंस लिखूंगा बस, चुन्नी बाबू एक सेंटेंस, ठीक है ना? बताओ भाई, अनटिल फिट करोगे यहां अनलेस फिट करोगे? लगाओ दिमाग। ना खोना भी है तेरा जाने, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई रात आती तुमसे ही। शोर में तन्हाई, जी जान हुआ क्या? आप कहीं नहीं जा सकते जब तक आपके पापा इजाजत नहीं दे। समय की जानकारी है, आपने चुपचाप चिपका दिया अनटिल, कहानी खत्म, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है ना? हालांकि मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, अगर आप ध्यान देंगे कंडीशनल सेंटेंसेस भी हमारे टाइम सेंटेंसेस का ही काम करते हैं, तो अनटिल या अनलेस में आप ज्यादा गहरा फर्क नहीं बना सकते, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? बात समझ रहे हैं? ये शर्त भी तो हो सकती है कि जब तक ईशा नहीं आती आपको इंतजार करना होगा, शर्त भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हम इसे समय के साथ बताने का काम करेंगे। राइट? चलिए मेरे बच्चे, यहां तक की प्यारी प्यारी सारी बातें हमें समझ में आ गई हैं। अब एक खूबसूरत लड़ाई, अब एक खूबसूरत लड़ाई इन दो शब्दों के साथ भी हम लड़ लेते हैं। परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूं, कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं। ठीक है भाई, इन सेंटेंसेस में आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, फिर कॉन्टेक्स्ट इनका समझने का काम करेंगे।
asleep का मतलब होता है गहरी नींद में सोया हुआ होना। ठीक है बच्चे, ओके, चलिए चलिए। चलो भाई, 5 सवाल लिखे हैं, पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ठीक है, चलिए चलिए। चलो भाई, कहानी शुरू करें अब बेटा। आओ बेटा, कहानी को ध्यान से समझते हैं। देखो मेरे बच्चों, इस व्हेन या व्हाइल की अगर हम बात को समझे तो टेंस में इनका बहुत प्यारा रोल है, और ये एक नहीं दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने में बहुत प्यारा रोल प्ले करते हैं। जब हम व्हेन के साथ किसी भी सेंटेंस को बनाने का काम करते हैं तो व्हेन के ठीक साथ मेरे प्यारे बच्चे
वेन के ठीक साथ हम प्रेफर करते हैं कि इंडेफिनेट टेंस में ही हमें कहानी बताई जाए, और इसके ठीक बाद चाहे इंडेफिनेट हो, चाहे कॉन्टिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। वाइल की जब हम बात करते हैं तो वाइल हमेशा पैरेलल एक्शन को बताता है, यानी कि दो एक्शन जो एक साथ हो रहे हैं, ये दो पैरेलल एक्शंस को बताता है जो दो एक साथ हो रहे हैं, और उन दोनों एक्शंस के कॉन्टिन्यूएशन को, यानी कि जब दोनों एक्शंस पैरेलल हो रहे हैं तो दोनों एक्शन कंडीशन है क्या, कॉन्टिन्यूस में ही हो, तभी ये बात अपनी जगह खूबसूरत होगी। तो वह जब आया, वेन के साथ इंडेफिनेट के साथ बात हुई। आई वॉज अस्लीप, मैं सोया हुआ था। पहले वाक्य में कोई परेशानी नहीं। वाइल रीना वॉज कुकिंग, जब रीना कुछ बना रही थी, नैन्सी टीवी देख रही थी। दोनों पैरेलल एक्शंस हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो यानी कि ये जो लिखा वाक्य है ये भी अपने आप में सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इन तीनों में थोड़ी सी मेहनत करके मुझे बता दीजिए बेटा। मेरे प्यारे छोटे भाइयों, इन तीनों लिखे वाक्यों में अगर आप कोई करेक्शन कर सकते हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी। तो बेटा बिल्कुल ठीक आंसर बना दिए हैं। वेन दे वॉज राइटिंग अ लेटर हिज फादर वॉज रीडिंग इट, दोनों के दोनों पैरेलल एक्शन है, एक साथ हुए हैं, ठीक है। तो भाई वेन को हटाकर हमें क्या कहना होगा, वाइल। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं, वेन ही विल गाइड अस। देखो बेटा बड़ी प्यारी सी बात याद रखिएगा, यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सी बात है जो हमें याद रखनी है, और सारे टेंस के क्वेश्चंस में ये तो हमेशा आपका नियम काम आएगा। नियम क्या है बाबू, ध्यान रखिएगा। चाहे हम किसी भी कंडीशन की बात करें, चाहे हम किसी भी टाइम बताने वाले क्लॉज की बात करें, कंडीशन या टाइम क्लॉज हम लिख सकते हैं किसमें, प्रेजेंट में, हम लिख सकते हैं किसमें, पास्ट में, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कंडीशन या टाइम क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं बताते। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं जो बात समझ पा रहे हैं वो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आपके टेंसेस में ये मुगालता, ये गलती होती नहीं है, ये गलती करवाई जाती है, और ये गलती नहीं है फिर ये गलता हो जाता है ना। जैसे एक बच्चे ने कहा जी मेरे से गलता होगा, तो टीचर बोला गलता क्या हुआ, कहता जी गलती नहीं, मेरे से बड़ी गलती हो गई है। छोटी गलती गलती है और बड़ी गलती गलता हो जाता है, तो आपसे कोई गलता ना हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप ध्यान से समझेंगे, वेन ही विल गाइड, सर वेन के साथ जो भी ये कहा है इंडेफिनेट में तो आए, लेकिन फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आए। आगे यहां पर वी शैल एग्जीक्यूट द प्लान, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हाँ ना। अगले वाक्य की बात करते हैं, द कमिटी। एक बार सारे मेरे भाई कमिटी की स्पेलिंग लिखकर दिखाएंगे, चलो चलो चलो, एक बार सारे मेरे भाई जरा मुझे कमिटी की स्पेलिंग लिखकर दिखाएंगे, चलो 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 लिख के दिखाओ फटाफट से। तो कमिटी विल डिसबर्स, डिसबर्स का मतलब होता है बांटना, द अमाउंट, वाइल द गवर्नमेंट विल सैंक्शन द फंड, गवर्नमेंट सैंक्शन फंड करेगी, यानी कि जब फंड जो भी पैसा होगा जब उसको सैंक्शन, यानी कि उसको जब सैंक्शन किया जाएगा, रजामंदी दी जाएगी, तभी तो उसको बांटेंगे। तो बेटा यहां वाइल को हटाकर पहले तो हमने लिखा वेन, और विल को हटाकर सैंक्शन नहीं सैंक्शन हमने कर दिया, बहुत इजी होगा, ठीक है, हाँ है ना, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक मूर्ख इंसान कह रहा है कि सर यहां पर इसमें से तो आपने विल शेल नहीं हटाया। बेटा तुम मुझे माफ कर दो ना, क्योंकि कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं जहर पीकर कंबल ओढ़कर दोपहर 1 बजे धूप में जाकर लेट जाऊं, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो मुझे मारोगे नहीं, तुम्हारे ये कमेंट, ऐसी हरकतें मुझे जरूर मार देगी। मैंने क्या कहा है गधे, मैंने कहा कंडीशनल या टाइम सेंटेंस फ्यूचर में नहीं होते, इसके बाद आप बात को प्रेजेंट में लिखें, पास्ट में लिखें, चाहे फ्यूचर में लिखें, इससे क्या फर्क पड़ता है। नशा करना क्यों नहीं छोड़ते बेटा तुम,
नशा करना क्यों नहीं छोड़ते बेटा तुम? छोड़ोगे भी नहीं, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि तुम दुष्ट नंबर 1 हो, ठीक है ना। चांटा खाओगे आज मुझसे, आज तुम जब सोओगे जब 2-4 चांटे मुझसे खा लोगे, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप लोगों का टेंस का सेक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, ध्यान से समझिएगा। आज हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर टेंस के इस परिवार को निपटाया है, ठीक है ना। टेंस के लेवल को हमने 4 हिस्सों में बांटा है, ध्यान से समझिएगा। टेंस में हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक लेवल को पढ़ा, जिसके अंदर सारे के सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हमने समझा, और इसी लेवल के आधार पर हम आप सभी के साथ क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, वॉइसेस पढ़ेंगे, नरेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के बेसिस पर आगे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुछ बातें भी टिकी हुई हैं, ठीक है बेटा। फिर हम लोगों ने समझने का काम किया कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है। यानी कि जहां पर एक साथ एक नहीं 2 टेंसेस के बीच तुलना जो हमें पेपर में पूछती है, जो हमें परेशान करती है, बात समझ रहे हैं, ठीक है भाई। फिर आती है एक अगली बात जिसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ सेंटेंसेस। यानी कि कंपाउंडिंग ऑफ सेंटेंसेस का मतलब है जब हमारे सामने लिखे हुए एक सेंटेंस नहीं 2 सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए होते हैं, और एक की वजह से दूसरे का या दूसरे की वजह से पहले का टेंस चैलेंज कर दिया जाता है। फिर हम लोगों ने टेंसेस के इस कंपाउंडिंग से ही एक अगले लेवल को समझा, जिसे हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मेरे बेटे बहुत सारे ऐसे हमारे टीचर्स भी हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी किताबें भी हैं, मेरी खुद की द इंग्लिश एक्यूमेन भी है, जिसमें कंडीशनल सेंटेंसेस को अलग से भी डील किया जाता है। यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस को बिल्कुल अलग टॉपिक की तरह से भी पढ़ाया जाता है, पर मैं आपको बता देता हूं ये अलग टॉपिक नहीं है। आप अगर अपनी प्यारी सी इंग्लिश एक्यूमेन को उठाते हैं, अगर आप अपनी इंग्लिश एक्यूमेन को उठाते हैं तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। टाइम एंड टेंस हमने टॉपिक लिखा है पहला, उसके बाद मॉडल एक्सिलरीज लिखा है, उसकी वजह है वो आपको समझ आएगी, और कंडीशनल सेंटेंस नाम से टॉपिक भी हमने अलग दिया है, समझ रहे हैं। टॉपिक भी हमने अलग दिया है, और इस टॉपिक के साथ साथ इसके क्वेश्चंस और ज्यादा अच्छे लेवल पर अलग से भी दिए हैं द इंग्लिश एक्यूमेन में, ठीक है, फाइन। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि टेंस की अगर कोई कमी रह जाती है, टेंस की अगर कोई कमी रह जाती है तो आगे नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज पहले मुझे लगता है यहां तक कि जितनी प्यारी प्यारी बात हमने आपके साथ मिलकर पढ़ी है, समझी है, आप इन सारी की सारी बातों को अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। और आप लोगों को नोट्स वाले सेक्शन में, आप लोगों को मेरे बच्चों नोट्स वाले सेक्शन में पीडीएफ दी गई है, ठीक है, टेंस वाली, ठीक है बेटा। तो उस टेंस वाली पीडीएफ को आप जरा मतलब प्रिंट निकालना चाहें प्रिंट निकाल लेंगे, नहीं तो एक बार आप उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है बेटा। और मैं आपके साथ मिलकर जो टेंस की पीडीएफ है जो आप लोगों को दी गई है, ठीक है बेटा, टेंस की जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को मैं आपके साथ मिलकर सोल्व करवाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। और जैसा आप लोग ये जानते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको बुक की जरूरत तब पड़ेगी जब आप लोगों का एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मेरे बच्चों टेंस की पीडीएफ हम आपके साथ सोल्व करेंगे। पीडीएफ को सोल्व करने की ट्रिक्स क्या है, यानी कि टेंस के क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्रिक्स क्या है, वो भी मैं आपके साथ समझूंगा। और इसको सोल्व करने के बाद आप लोग फिर मेरी तरफ से फ्रीडम रखेंगे, और अब उसके बाद आप लोगों को जरूरत पड़ेगी अपनी बुक की। बुक आपके पास कोई पुरानी बुक है, हमें दिक्कत नहीं, कोई और अन्य किताब आपके पास है, हमें दिक्कत नहीं, आप कोई भी किताब से पढ़ सकते हैं, हमें कोई मतलब आपत्ति नहीं है इस चीज से। आप इससे पढ़ें, उससे पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, जिससे भी आपका मन करे, आप किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा आपको अगर लेटेस्ट अपडेटेड टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस अगर चाहिए तो आप द इंग्लिश एक्यूमेन जो एक अपने आप में संपूर्ण किताब है, वोकैबुलरी की अच्छी प्रैक्टिस के लिए द वोकैब विट्स, और इसके अलावा एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए एक हमने बुक निकाली है द फॉर्मूला बुक। फॉर्मूला बुक अगर अभी आप नहीं लेना चाहें तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप अगर बाद में लेना चाहें तो आप बाद में भी ले सकते हैं, ठीक
ठीक है ना। तो फॉर्मूला बुक अभी नहीं लेना चाहें तो मत लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप अगर नई बुक खरीदना चाहते हैं तो ये तीनों बुक्स अगर एक साथ आप लेते हैं तो समहाउ कुछ डिस्काउंट बन जाता है, डिलीवरी चार्जेस भी बच जाते हैं, कुछ ऐसी कोई कहानी है। फ्लिपकार्ट से ही आप बुक्स को खरीदना, फ्लिपकार्ट सस्ता पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है जी। तो ये आपके लिए अब जरूरी हो जाएगा, ठीक है ना, कि जो हम लोग ये कहानी अब आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे, तो पहले हम पीडीएफ आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, ट्रिक्स समझेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस है पीडीएफ में, अगर आप पीडीएफ से भी पढ़ लें काफी है, ठीक है ना, क्योंकि जो आप लोगों के साथ मिलकर ये नोट्स हम लोगों ने बनाए हैं, इनमें भी तो हमने क्वेश्चन ही किए हैं। आप ध्यान से देखोगे, इनमें हम कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप अपने क्लास के कंटेंट से अगर काफी है पढ़ना तो इतना भी बहुत है, आपको फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अपने एटीट्यूड को और अच्छे से इंप्रूव करना चाहते हैं, तब आपको जरूरत पड़ती है बुक्स की। कोई पुरानी किताब है उससे आप पढ़ें, कोई भी अन्य किताब अगर आप लेना चाहें आप उससे पढ़ें, वरना आप मेरे द्वारा लिखी हुई रचित किताबें पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है मुझे लगता है। फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तगड़े होके मिलेंगे, नहा धो के मिलेंगे, ठीक है। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।